मेरा नाम अनोश है। मेरे वालिदैन के मरने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर अकेले हो गई थी। वैसे तो मेरे वालिदैन की काफ़ी सारी जायदाद थी, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर माँ बाप के गुजर जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। घर बैठ बैठ कर तंग आ चुके थे, इसीलिए मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था ताकि मेरा ध्यान बढ़ जाए। मैं घर से बाहर निकली तो वहाँ पर लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ। मेरा दिल लगा रहे और मुझे अपने वालिदैन की याद ज़्यादा ना आए। मेरे पापा का अच्छा खासा कारोबार था और मेरी मम्मी भी ऑफिस में जॉब करती थी। मम्मी पापा बताया करते थे कि जब मैं छोटी थी तो हम सब लोग एक ख़ानदान की तरह एक साथ रहते थे। मेरे दो चचा भी थे और हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। इस सब में बहुत छोटी थी जब मेरे पापा ने बहुत थोड़ी उम्र में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली थी। मेरे वालिदैन ने अपने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मेरे वालिद एक मामूली सी कंपनी में काम करते थे, जबकि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। मेरी मम्मी जो शादी से पहले ही पढ़ी लिखी और ज़हीन थी, काफ़ी वक्त से अस्पताल में नौकरी कर रही थी और शादी के बाद भी उन्होंने अपना ये काम जारी रखा। मगर मम्मी अब अपना अलग से क्लिनिक खोलना चाहती थी। शादी के बाद जब उन्होंने पापा से अपना अलग क्लिनिक खोलने की बात की, तो पापा ने उन्हें अलग क्लिनिक खोलने की इजाज़त दे दी। मामा का काम चल रहा था, क्लिनिक पर अच्छा खासा रश लगा रहता था। ये बात मेरे दोनों चचाओं को बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर एक एक करके वक्त गुजरते साथ साथ मेरे दोनों चचाओं की भी शादी हो गई। उनका भी खानदान आगे बढ़ने लगा। जब तक मैं इस दुनिया में नहीं आई थी, उन लोगों को यह एतराज़ हुआ करता था कि मेरी मम्मी क्लिनिक पर बैठकर लोगों का इलाज क्यों करती हैं। मगर मेरे पापा ने वही किया जो मेरी मम्मी चाहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मम्मी का नाम बन गया। उनके पास दूर दूर से मरीज आने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे नाना जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे नाना जी की दौलत संभालने वाला कोई भी नहीं बचा था। नानी कश्मीरी थी जो कई साल पहले दुनिया से जा चुकी थी, इसीलिए सब कुछ मेरी मम्मी के नाम पर हो गया था। मम्मी नाना जी की इकलौती बेटी थी। नाना जी ने अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि मरने के बाद उनकी सारी दौलत उनकी इकलौती बेटी को दे दी जाए। इस लिहाज से वो सब कुछ मेरी मम्मी और मेरे पापा का हो गया। अब मम्मी और पापा जो सबके साथ एक ही घर में रहते थे, चचाओं के रवैये से तंग आकर वो लोग उनसे अलग हो गए। रोज रोज की चिक चिक अब जोर पकड़ने लगी थी। वैसे भी दोनों चचाओं का मूड तब से मेरी मम्मी के साथ खराब रहने लगा था जब दोनों की शादियां हुई थी। उन दोनों की बीवियां बहुत चालाक थी। उन दोनों ही की मेरी मम्मी से बनती नहीं थी। मम्मी और पापा नाना जी के घर में शिफ्ट हो गए। नाना जी का जितना भी कारोबार था वो सब मेरे पापा संभालने लगे थे और मम्मी ने अब अपनी छोटी सी क्लिनिक को एक बड़े अस्पताल में तब्दील कर दिया था, जो कि मेरे नाना जी के नाम पर बनवाया गया था। मम्मी ने बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया जिस पर हाजी करमदीन लिखा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोगों को मुफ्त की सहूलत भी मुहैया की जाती थी। इन दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। शादी के 16 साल बाद मेरी माँ उम्मीद से हुई। बहुत सारी दुआओं करने के बाद उन्हें माँ बनने की खुशी मिली थी। अब मैं उनकी ज़िंदगी में आने वाली थी। उन्होंने चाहा कि अपनी इस खुशी में वो अपने दोनों भाइयों और उनके ख़ानदान को भी शामिल कर लें। मगर न जाने क्यों मेरे दोनों चचाओं को मेरे वालिदैन की कामयाबी अच्छी नहीं लगती थी। वो लोग इनकी खुशियों से बहुत जलते थे। वो लोग मेरे वालिदैन की खुशियों में शामिल नहीं हुए। फिर मैं इस दुनिया में पैदा हुई। आखिरकार मैं उनकी आंखों का तारा थी, उनकी लाडली अकलौती बेटी। मैं अपने किसी रिश्तेदार को नहीं जानती थी, क्योंकि हमारे चचा चची और उनके ख़ानदान का कोई भी फर्द हमारे घर पर आता ही नहीं था। मगर मेरे पापा ने मुझे सब लोगों की तस्वीर ज़रूर दिखाई थी। वो मुझे सबके बारे में बताते रहते थे कि कौन कैसा है। वो लोग जब एक साथ रहते थे तो क्या क्या करते थे। मम्मी ने कई बार पापा से मना भी किया था। कहती थी कि जब तुम्हारे भाई हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो फिर तुम हमारी बेटी को उनके बारे में मालूमात क्यों देते रहते हो। पापा कहते थे कि वो लोग हमसे कितने भी अलग हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी को उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आखिरकार मेरी बेटी तो उनकी भी कुछ लगती है। मम्मी कहती थी कि अगर वो तुम्हारी बेटी को कुछ समझते
तो हमारी खुशियों में शामिल होने ज़रूर आते, अपनी भतीजी को देखने के लिए भी ज़रूर आते, लेकिन उन लोगों ने तो हमें पलट कर देखने की भी कोशिश नहीं की, जबकि हम लोग तो एक दो बार वहाँ पर गए भी हैं। उन्होंने कभी हमसे ढंग से बात भी नहीं की, उल्टा हमारी बेइज्जती करके हमने वापस भेज दिया। ऐसे रिश्तेदारों से रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। भला ऐसे रिश्तेदारी रखने का भी क्या फ़ायदा जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी को अजीरन करने के लिए ही दुनिया में बैठे हो। मेरे पापा लोगों की गलतियों को बहुत जल्दी माफ़ करना जानते थे। वो मम्मी को हमेशा यही समझाया करते थे कि मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं रखता। हम तीनों एक दूसरे को देख देख कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। मम्मी मुझे अपने साथ अपने अस्पताल ले जाती थी और छुट्टी वाले दिन मम्मी पापा सारा दिन मेरे साथ वक्त गुजारते थे। देखते ही देखते मैं बड़ी हो गई जब मेरे पापा मुझे और मम्मी को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। पापा की तबीयत तो काफ़ी वक्त से ख़राब चल रही थी, लेकिन उनका इलाज मुसलसल ही चल रहा था, मगर फिर भी वो बच नहीं सके। पापा के जाने के बाद हम माँ बेटी बहुत अकेले हो गए थे। हमें उनकी बहुत याद आती थी। मम्मी ने पापा की मौत का सदमा काफ़ी दिनों तक अपने दिल से लगाए रखा, मगर फिर हर इंसान को वक्त के साथ साथ सब्र आ ही जाता है। मम्मी ने भी पापा की मौत पर सब्र कर लिया था और फिर वो अपनी ज़िंदगी के मामूलात पर आ गई थी। उन्होंने अस्पताल जाना शुरू कर दिया। मम्मी अस्पताल से जल्दी ही घर वापस आ जाती थी, क्योंकि उन्हें मेरी फ़िक्र लगी रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और फिर मेरी उम्र 21 साल हो गई। मैं चाहती थी कि मैं भी पढ़ लिख कर मम्मी की तरह कामयाब बनूं, मगर मम्मी का कहना था कि जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। जिस तरह से नाना जी ने अपना सब कुछ मेरी मम्मी के नाम कर दिया था, इसी तरह से मेरी मम्मी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। और ये बात काफ़ी सारे लोग जानते थे, मगर फिर भी मैं कोई नौकरी करना चाहती थी। मम्मी ने मुझे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मुझे हमेशा तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। मैं नहीं चाहती कि तुम नौकरी करो और लोगों को बेच जाओ। आजकल न जाने कैसे कैसे लोग हैं। जवान लड़कियां महफूज नहीं हैं। तुम प्लीज़ घर में रहा करो और अपना ख्याल रखा करो। मम्मी कहती थी कि तुम अपने पापा की मेरे पास आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। आखिरकार मरते वक्त तुम्हारे पापा को मुंह ही तो दिखाना है। वो कहेंगे कि तुमने मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, दिन रात मेरी फिक्र में लगी रहती थी, मगर मैं भी वैसा ही करती थी जैसा वो कहती थी। मैंने कभी उनसे किसी चीज़ की जिद नहीं की। वो मुझे खुश इतना रखती थी कि मेरी हर ख्वाहिश को वक्त से पहले ही पूरा कर दिया करती थी। इसीलिए मुझे उनसे कभी जिद करने का मौका ही नहीं मिला। वक्त आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से गुजरता गया। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे बहुत परेशान नजर आ रही थी। जब वो अस्पताल से घर वापस आई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। मैंने उनसे उनके उदास होने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं बार बार उनसे पूछ रही थी क्योंकि मैं उनकी तरफ से परेशान हो रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मम्मी क्यों उदास है। वो किसी गहरी सोच में खोई हुई थी, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं रही थी। अगले दिन जब मम्मी सबके वक्त घर से अस्पताल जा रही थी, तब भी मैंने उनसे पूछा था, मम्मी आपके उदास होने की क्या वजह है? आखिर मेरे साथ आप अपना दुख बांट सकती हैं। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, शायद मैं कोई अच्छा सा मशवरा दे सकूं। मगर मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। सारा दिन इसी तरह से बोर होते गुजरा था। मेरे दिल की घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कई बार मम्मी को कॉल कर चुकी थी। हर बार मम्मी कॉल वसूल करके यही कहती थी कि बेटा तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मम्मी की आवाज़ सुनने के बाद मुझे सुकून मिल जाता था। रात को मैं मम्मी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी एक साथ ही खाना खाया करती थी। उस रात काफ़ी देर हो गई थी, मगर मम्मी घर पर नहीं आई। मैं मम्मी के लिए बेहद परेशान हो रही थी। मैंने मम्मी के ड्राइवर को भी कॉल की थी जब रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे।
मम्मी का एक्सीडेंट। फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मैं बिना दुपट्टे बेसरों सामानी के आलम में अस्पताल दौड़ी। अस्पताल वालों ने बताया कि मम्मी को किसी आदमी ने अस्पताल में दाखिल करवाया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि मम्मी का एक्सीडेंट गाड़ी में बैठे हुए नहीं हुआ, बल्कि वो सड़क पर चल रही थी। इस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था, मगर मेरी मम्मी को तो ड्राइवर साथ लेकर आता था, और मुझे मम्मी की एक्सीडेंट की खबर भी ड्राइवर ने ही सुनाई थी। उस दिन के बाद से ही हमारा वो ड्राइवर गायब हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। 2 दिन तक मम्मी की तबीयत बहुत खराब रही थी। मैं मम्मी को देख देख कर बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर 2 दिन के बाद मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जो इंसान मम्मी को अस्पताल लेकर आया था, उस अनजान इंसान के बारे में मैं कुछ पता नहीं चल सका था। अब मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। मम्मी की मौत पर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि पापा की मौत पर मुझे तसल्ली देने वाली मेरी मम्मी मेरे साथ थी। लेकिन मम्मी की मौत पर मुझे तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। रिश्तेदार आए, सबने रस्मी से अफसोस किया और मर की रोटी खाकर चलते बने। कोई मेरे सर पर हाथ रखने वाला नहीं था। अब मैं सारा सारा दिन घर में रहकर गुजार दिया करती थी। पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था। सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मम्मी की मौत को भी 4 दिन ही गुजरे थे। यूं लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, वक्त जैसे थम गया हो। एक अजीब सी घबराहट होती थी। मन करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं, मगर बाहर कहाँ जाती। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हें नौकरी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा दिमाग बहल जाएगा। और यूं मैंने नौकरी कर ली। एक रात दफ्तर में काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे घर आते वक्त देर हो गई। जब मैं रात के वक्त घर वापस लौट रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया, और मुझे पकड़ने वाला इंसान बहुत मजबूत था। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस रात तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल जाएगी, और अब शायद मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। शायद ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। उसके हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि उसने पीछे से मुझे पकड़ा हुआ था और पूरी शिद्दत से मेरा सांस दबा रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं लगातार हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ देर गुजरी और मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे अपना होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ। मैं कुछ नहीं जानती थी। अगले दिन जब मुझे होश आया, तो मैंने अपने सामने खड़े हुए उस इंसान को देखा जो मुझे उस अजनबी जगह पर ले आया था। उसे देखकर मैं घबरा गई। वो अजनबी लड़का मुझसे कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। लेकिन न जाने क्यों मुझे इस इंसान की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर वो मेरा कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था, तो फिर मुझे यहाँ लेकर क्यों आया था। मेरे ज़्यादा चिल्लाने पर वो मुझे कमरे में बंद करके चला गया था, और मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाती रही थी। खोलो, खोलो दरवाज़ा। कौन हो तुम, और मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, थक हार कर एक तरफ बैठकर रोने लगी। तब मुझे वहाँ बैठे हुए 2-3 घंटे हो गए। तो कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत वहाँ आई थी। उसके हाथ में खाने की थाली थी। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहने लगी, बेटी, ये लो, खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वो कहने लगी, बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है, तो ज़रूर इसका कोई न कोई मकसद होगा। वलीद बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए। मैंने कहा, कौन वलीद? मैं किसी वलीद को नहीं जानती। तो कहने लगी, जिसके कमरे में तुम रह रही हो, वही वलीद है। ये लो, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे वलीद ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे जाने दो। वो कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। तुम खाना खा लो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं बराबर वाले कमरे में ही रहती हूँ। वो मुझे खाने की ट्रे देकर वहाँ से चली गई। मैं रो रही थी, मगर रोते रोते जैसे ही मेरी नज़र खाने की ट्रे पर गई,
तो मुझे उसे देखकर शदीद भूख लगने लगी, क्योंकि पहले ही मैं काफ़ी देर से भूखी थी। मैंने वो खाना खा लिया और फिर मैं काफ़ी देर तक बैठी रही थी। बैठे बैठे भी मैं थक चुकी थी, इसीलिए इधर उधर टहलने लगी। जब अचानक मेरी नज़र एक अलमारी पर गई। मैंने वो अलमारी खोल कर देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस अलमारी में ढेरों चाकू, छुरियाँ और बंदूकें रखी हुई थी। कुछ डंडे भी मौजूद थे। मेरा तो जिस्म थर थर कांपने लगा था। आखिर ये कौन इंसान था? मैं अब यहाँ पर एक मिनट और नहीं रुक सकती थी। मैं इधर उधर देखने लगी कि कहीं मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। मुझे खिड़की दिखाई दी। मैं खिड़की की तरफ जाने ही वाली थी कि फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला और वलीद अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, तुम भी क्या कर रही हो? मेरी अलमारी तुमने क्यों खोली है? मैंने कहा, मुझे बताओ तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं समझ गई हूँ कि तुम कोई गुंडे हो और मुझे मारना चाहते हो। प्लीज़ मुझे बता दो। तब वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ उसने एक लड़के को रस्सियों से बांधा हुआ था। वलीद ने उस लड़के को बहुत मारा और कहा, ये उस औरत की बेटी है जिसे तुमने मारा था। अब इसके सामने अपना जुर्म कबूल कर लो। तब वो लड़का कहने लगा, मैं तुम्हारे चचा का बेटा हूँ और मेरे अब्बू तुम्हारी माँ को मारना चाहते थे। फिर बड़ी तलाश के बाद तुम्हारी माँ हमें मिल गई थी, मगर उन्होंने हमारी गाड़ी को देखकर भागना शुरू कर दिया। तब मेरे अब्बू ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और तुम्हारी माँ को सड़क पर भागते हुए गाड़ी से रौंद दिया और अंधाधुंध गाड़ी भगा दी। इस तरह किसी को पता नहीं चला कि तुम्हारी माँ की मौत किस तरह से हुई है। वलीद ने उस लड़के से पूछा, तुम लोगों ने ये सब क्यों किया था? वो कहने लगा, सब लोग जानते हैं कि इन लोगों ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर रखी है। अब हम लोग इस बेटी को रास्ते से हटाना चाहते थे। मेरे अब्बू ने ये काम मुझे सौंपा था। मैं इस लड़की पर नज़र रखे हुए था कि ये कब क्या करती है। एक तो बार इस लड़की से मिलने के लिए इसके घर भी गया था, मगर ये मुझे वहाँ नहीं मिली थी। मैंने सोचा था कि मैं इससे दोस्ती बढ़ा लूँगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जान पहचान हो जाएगी तो हम लोग इसको बहला फुसला कर इसकी सारी दौलत अपने नाम करवा लेंगे। लेकिन इससे पहले ही तुमने इसे अगवा कर लिया और तुम्हें सब कुछ पता चल गया। बस, मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं जानता। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि ये कहानी तो मेरी माँ की कहानी थी। इसका मतलब ये था कि मेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हम लोगों ने मेरी माँ को मारा था। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे चचा जी का ही बेटा था। मेरे पापा के दो भाई थे जो हमसे शुरू ही से नफरत करते थे। अब उनकी नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने जायदाद के लालच में आकर मेरी माँ को ही मार दिया था। मेरे चचा का बेटा, जिसको मैंने आज तक सिर्फ फोटोज़ में देखा था, क्योंकि मेरे पापा सबके बारे में मुझे बताते रहते थे। मुझे ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो मेरे सामने बैठा हुआ था और बार बार मुझसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, इससे कहो कि मुझे छोड़ दे। वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में आ गया और कहने लगा, इसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवाने के लिए ही मैंने तुम्हें इतने दिन इंतज़ार करवाया था। दरअसल ये लड़का तुम्हारी जान लेना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें अगवा किया था, ताकि ये लोग तुम्हें ढूंढ ना सके और इससे पहले ही मैं इन लोगों की सारी सच्चाई खोल कर तुम्हारे सामने ला दूँ। दरअसल मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, बल्कि लोग मुझे गुंडा समझते हैं। वक्त और हालात ने ही मुझे ऐसा बना दिया। मैं लोगों की मदद करता हूँ। वलीद की हकीकत जानने के बाद मैंने उससे माफ़ी मांग ली। वलीद मज़ीद मुझे अपने पास कुछ दिन रखने का मशवरा दे रहा था, मगर मैं तो एक बार के अंदर से टूट गई थी। मैंने उसे कहा कि मुझे जाने दे और फिर वो मुझे फिर एक घर छोड़ गया। उसे अपने साथ एक लड़का मेरे घर पर मेरी हिफाजत के लिए छोड़ दिया था। उसने मुझे बताया था कि जो काम वो करता है उस काम से खुश होकर लोग उसे पैसे देते हैं। यही वजह है कि उसके घर की अलमारी में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोगों को मारने या डराने धमकाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। कई बार वो जेल में जा चुका था, मगर वो अच्छे काम करता था। दिन गुजरते रहे और वलीद मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहा। मैंने कोर्ट में केस दायर कर दिया, क्योंकि मैं अपनी माँ के अब कातिल को आज़ाद नहीं छोड़ सकते थे। वलीद ने भरपूर मेरी मदद की और अपने चचा को अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में जेल पहुंचा दिया। फिर एक दिन वलीद घर आया तो बहुत खुश था। उसने बालूशाही उठाकर मेरे मुंह में डालना चाही,
मैं हंसते हुए इनकार करने लगी कि पहले वजह तो बताओ, मगर उसने पकड़कर ज़बरदस्ती मेरे मुंह में बालों शाही ठोंस दी। मजबूरन मुझे खाना पड़ी। फिर वो बताने लगा कि वो खुफिया पुलिस में काम करता है और आज उसकी प्रमोशन हो गई है। मैंने उसकी खुशी में उसका साथ दिया और फिर उस दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी एक अच्छे हम सफ़र की तलाश थी जो वलीद की शक्ल में मुझे मिल गया था। चंद दिन बाद मैंने वलीद से शादी कर ली। वलीद मुझे पाकर बहुत खुश था, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे जहन में था कि वलीद मुझे कैसे जानता था, वो कैसे मुझ तक पहुंचा। मगर मैंने वलीद से कभी ये बात नहीं पूछी थी। फिर एक रोज़ पापा की डायरी पढ़ रही थी तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, जिसमें वलीद का जिक्र था। वलीद मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली।